नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSE 17 इंडिया एंड द वर्ल्ड लिटरेचर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ कोर्स फॉर योर फोर्थ ईयर एग्जामिनेशन इन दिसंबर 2025। वीडियो काफी डिटेल्ड और इंसाइटफुल होने वाला है। हर बार की तरह हम एक छोटी सी समरी देखेंगे हर एक टेक्स्ट की और फिर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। सबसे पहले चार्ल्स विकिंस। ये पहला बंदा था जिसने संस्कृत से डायरेक्ट इंग्लिश में गीता ट्रांसलेट की। इसके पीछे वॉरेन हास्टिंग्स का हाथ था। हास्टिंग्स का मानना था कि अगर इंडिया पर रूल करना है तो वहां के कल्चर को समझना पड़ेगा। विल्किंस ने गीता को बाइबल जैसा साउंड करवाया, पुरानी इंग्लिश यूज की जैसे दी, दाऊ, ताकि यूरोपियंस इसकी रेस्पेक्ट करें। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉरेन हास्टिंग्स इंट्रोडक्शन टू विल्किंस गीता, या फिर हाउ डज विल्किंस ट्रांसलेशन रिफ्लेक्ट द कॉलोनियल कंटेक्स्ट। आंसर में कॉलोनियल नॉलेज पावर नेक्सस टर्म जरूर यूज करना। हास्टिंग्स का इंट्रो ये शो करता है कि नॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि पावर और रूल करने के लिए भी आती है। बताओ कि विल्किंस ने बिब्लिसाइजिंग ईडियम यूज किया, यानी क्रिश्चियन स्टाइल में हिंदू टेक्स्ट लिखा ताकि वो फेमिलियर लगे। पर इस प्रोसेस में टेक्स्ट डोमेस्टिकेट हो गया। सर विलियम जोन्स का द थर्ड एनिवर्सरी डिस्कोर्स इसमें अगला टेक्स्ट है। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया था। इन्होंने कहा कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन तीनों एक ही पुराने सोर्स से आई हैं। इससे इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि संस्कृत ग्रीक से भी ज्यादा परफेक्ट है और लैटिन से भी ज्यादा वोकैबुलरी में रिच है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? critically analyze the philological argument in John's third discourse. जॉन्स की फेमस लाइन कोट करो, संस्कृत इज मोर परफेक्ट देन द ग्रीक, मोर कोपियस देन द लैटिन। फिर एक्सप्लेन करो टर्म मोसाइक एथनोलॉजी। जॉन्स मान गए कि इंडियंस और यूरोपियंस कजन्स हैं, पर वो इंडियन हिस्ट्री को बाइबल के नोआस फ्लड के हिसाब से फिट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि क्रिश्चियन बिलीफ गलत ना साबित हो सके। अगला टेक्स्ट है एडविन आर्नोल्ड का द लाइट ऑफ एशिया। ये बुद्धा की लाइफ पर बुक है। इसमें ग्रेट रिनंसिएशन है और ये एक एपिक पोयम की फॉर्म में लिखी गई है। जब प्रिंस सिद्धार्थ अपनी वाइफ यशोधरा और बच्चे को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, उसको वैसे हम ग्रेट रिनंसिएशन कहते हैं। आर्नोल्ड ने बुद्धा को एक विक्टोरियन जेंटलमैन की तरह दिखाया है, जो रेशनल है और जीसस क्राइस्ट जैसा लगता है। अगर आपको इस पोयम का पूरा एनालिसिस चाहिए विद डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड थीम्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस, तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फुल लेंथ वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? हाउ डज एडविन आर्नोल्ड ह्यूमनाइज द बुद्धा फॉर अ विक्टोरियन ऑडियंस? तो एडविन आर्नोल्ड कैसे करते हैं ह्यूमनाइज बुद्धा को? टर्म यूज करो द प्रोटेस्टेंट बुद्धा। एक्सप्लेन करो कि आर्नोल्ड ने बुद्धिज्म के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हटा दिए और उसे एक एथिकल रिलीजन बना दिया जो साइंस के साथ फिट हो सके, कर्मा एज लॉ। वो ब्लैंक वर्स यानी मिल्टन का स्टाइल यूज करते हैं ताकि टेक्स्ट ग्रैंड और फेमिलियर लगे। किसको? इंग्लैंड के लोगों को, यूरोपियंस को। अब आपके सिलेबस में आते हैं इंडियन थिंकर्स और बताते हैं कि इंडिया एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले इसमें स्वामी विवेकानंद का शिकागो एड्रेस, जो उन्होंने बहुत फेमस स्पीचेस दी थी, वो है इसके अंदर। विवेकानंद ने शिकागो में इंडिया का परसेप्शन बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ स्नेक चार्मर्स नहीं है, हम विजडम की लैंड है। मेन स्पीच इज अ रिस्पॉन्स टू वेलकम, जिसमें कि उन्होंने एक फेमस स्टार्टिंग भी करी थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका बोल के। अगली स्पीच है वाई वी डिसएग्री, जिसमें उन्होंने फ्रॉक की कहानी सुनाई थी। और इसके बाद उन्होंने स्पीच दी पेपर ऑन हिंदुइज्म, जिसमें उन्होंने साइंस को हिंदुइज्म से कनेक्ट किया। और लास्ट उनकी फाइनलाइज एंडिंग स्पीच थी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? एनालाइज विवेकानंदा's critic of religious sectarianism with reference to the frog in the well story, या डिस्कस विवेकानंदा's view on Christian missionaries। आंसर में आपको क्या लिखना है? सॉफ्ट पावर टर्म का यूज करो, फ्रॉग इन द वेल स्टोरी एक्सप्लेन करो कैसे हर रिलीजन सोचता है कि वही बेस्ट है। मिशनरीज के लिए उनका फेमस कोट लिखना, दे आस्क अस फॉर ब्रेड बट वी गिव देम स्टोन्स। मतलब इंडिया को खाना चाहिए, यानी कि इंडिया के लोगों को खाना चाहिए था, रिलीजन में कन्वर्ट होना नहीं चाहिए था उनको। बताओ कि उन्होंने हिंदुइज्म को यूनिवर्सल रिलीजन की तरीके से प्रेजेंट किया। साथ में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स भी इंक्लूड कर रहा जो कि आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फुल लेंथ वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। अगले ऑथर है हमारे सब्जेक्ट में रविंद्रनाथ टैगोर, और इनके हमने दो टेक्स्ट देखे थे, ग्रेटर इंडिया का इनका स्कोप और विश्व साहित्य।
टैगोर नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे। विश्व साहित्य में वो कहते हैं, लिटरेचर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी का एक टेम्पल है। एसेज में वो समाज और सरकार में फर्क करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया की ताकत उसकी सोसाइटी में है, पॉलिटिक्स में नहीं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? वैसे फोर्थ सेमेस्टर में आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट से हटकर ऑथर के ऊपर भी क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो क्या क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है? क्रिटिकली एग्जामिन टैगोर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन समाज एंड सरकार। इसमें आपको इनके दोनों टेक्स्ट को कोट करना है। लिखो कि टैगोर के हिसाब से ट्रू स्वदेशी है आत्मशक्ति, यानी कि सेल्फ रिलायंस, गांव में स्कूल्स और वेल्थ खुद बनाना, ना कि ब्रिटिश सरकार से भीख मांगना। उनका गेस्ट मेटाफर भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिशर्स गेस्ट हैं जो साइंस लाए हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। अब यार ये तो बात हो गई जमीन की। आगे हमारी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए हमने ये भी देखा है कि इंडिया में सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडिया का एक विशाल महासागर भी है, इंडियन ओशियन, जो कि इसको वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। इसमें पहले ऑथर है हमारे पास मीना अलेक्जेंडर। मीना अलेक्जेंडर एक डायस्पोरिक पोएट है। उनकी पोएम्स वाटर क्रॉसिंग, एक्वाएल्टा और क्रॉसिंग द इंडियन ओशन में वो माइग्रेशन के दर्द को दिखाती। जब वो शिप पर इंडिया से सूडान जा रही थी, वो भी सिर्फ 5 साल की उम्र में, तो समुंदर ने उनकी पुरानी आइडेंटिटी छीन ली। इससे वो अनसेल्विंग कहती हैं, और इस वजह से एक 5 साल की बच्ची उस ओशन के अंदर ही डूब गई, और एक जन्म हुआ माइग्रेंट का, एक माइग्रेंट पोएट का, जो कि अपने दर्द को दिखाने के लिए शब्दों को पूरी जिंदगी ढूंढती रहती है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी एंड ट्रॉमा इन मीना अलेक्जेंडर्स पोएट्री। इसमें आप कीवर्ड्स यूज करो, फॉल्ट लाइंस और ब्लू ह्यूमैनिटीज। एक्सप्लेन करो पेंटिमेंटो को। जैसे एक पेंटिंग के नीचे दूसरी पेंटिंग छुपी होती है, वैसे ही वीनिस के पानी में उन्हें केरला के बैक वाटर्स दिखते हैं। थम्स कट ऑफ, एकलव्य का इल्यूजन उन्होंने यूज किया। कालिदास का इल्यूजन भी उन्होंने यूज किया अपनी पोएम्स के अंदर। एकलव्य के इल्यूजन का रेफरेंस देते हुए आप कह सकते हो कि नए देश में एडजस्ट होने के लिए अपनी भाषा काटनी पड़ती है, जैसे कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काटा था। सुगाता बोस इसमें हमारे अगले ऑथर है, और इनकी बुक है अ हंड्रेड हॉराइजन्स, जिसके चैप्टर 5th और 7th हमारे सिलेबस में हैं। सुगाता बोस कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि इंडियन ओशन के पार साउथ अफ्रीका और सिंगापुर में भी बना हुआ है। चैप्टर 5 में है गांधी जी और नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। इन्होंने डायस्पोरा में एक्सपेट्रिएट पेट्रियटिज्म किया था। नेताजी ने लैंग्वेज ऑफ ब्लड यूज की, जो कि एक फेमस डायलॉग भी आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और यही थी उनकी लैंग्वेज ऑफ ब्लड। और इसी के साथ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को भी संगठित किया, जिसमें कि एक वुमेन रेजिमेंट भी थी। कितना ग्रेट थॉट था उसी टाइम पर। और गांधी जी की विचारधारा से तो हम वाकिफ ही हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो अनशन करा, और वहां से जो आइडिया लेकर वो यहाँ पर आए, और कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई, ये सब चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करी गई है। मेनली साउथ अफ्रीका के उनके टूर को इसमें डिस्कस करा गया, और कैसे इंडिया वर्ल्ड से कनेक्ट करता है ये दिखाया गया। चैप्टर 7 में टैगोर के वॉयजेस को पिलग्रिम बताया गया। मतलब जैसे एक तीर्थ यात्री तीर्थ पर जाता है, वैसे टैगोर पूरी दुनिया में जाते हैं ग्रेटर इंडिया के विजन को ढूंढने के लिए। ग्रेटर इंडिया का विजन अभी हम थोड़ी देर पहले देख कर ही आ रहे हैं। टैगोर जब साउथ ईस्ट एशिया गए, उन्होंने देखा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां कितना ज्यादा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया में रामायण और महाभारत स्टेजेस पर परफॉर्म की जाती है। तो ये उनको लगा कि इंडिया पूरी तरीके से कनेक्टेड है, और ये सिर्फ लैंड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडिया कल्चर है एक, जो कि हर जगह फॉलो होता है। तो वो साउथ ईस्ट एशिया को एक कलेक्टिव कल्चर के रूप में देखते हैं, ना किसी कंट्री के रूप में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? हाउ डज सुगाता बोस यूज इंडियन ओशन टू रीथिंक इंडियन नेशनलिज्म? इसमें आप कंट्रास्ट करो टेरिटोरियल नेशनलिज्म यानी जमीन वाले नेशनलिज्म वर्सेस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पेट्रियटिज्म यानी समुंदर वाले नेशनलिज्म को लेकर। बताओ कि कैसे गांधी का सत्याग्रह और नेताजी की आईएनए दोनों बाहर हुए थे। टैगोर के ऑल्टरनेटिव ग्लोबलाइजेशन को भी आप इसमें कवर करो और उसे मेंशन करो, जिसमें कि उन्होंने कवर किया कल्चर ओवर तो प्रॉफिट। दोस्तों, ये थे इंडिया एंड द वर्ल्ड लिटरेचर के मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने 8th सेमेस्टर के लिए स्टे ट्यून्ड विद 100% इंग्लिश। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।